नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आइए देखते हैं खबर एक मिनट, यानी कि एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर विवाद हो गया है और इसके बाद छात्रों ने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका पुतला भी फूंका है। छात्रों ने कुलपति पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने दावा किया कि बीएचयू में मौजूदा कुलपति नई परंपरा बना रहे हैं जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम था कुलपति जी का। कुलपति जी नित्य नए जो है अपना जो है परंपरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं को कभी इफ्तार के आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है पीआरओ द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया, पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। छात्रों ने कुलपति को इफ्तार पार्टी कराने के लिए एएमयू या जामिया जाने की भी सलाह दी, साथ ही भविष्य में इस तरह की पार्टी न करने को भी कहा। आज से पूर्व कभी भी रमजान में इस तरह की इफ्तार पार्टी की आयोजन नहीं हुआ। हिंदू विरोधी आदमी है और ये पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता को एक विकसित करने का जो है एक सोची समझी रणनीति है ये जो विश्वविद्यालय। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के बीच लड़ाई लगातार जारी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अब खुलकर बयानबाजी होने लगी है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के बीजेपी में जाने की चर्चा के बीच एक बार फिर तंज कसा है। अखिलेश ने चाचा के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल यादव ने भी पलटवार किया और पार्टी से निकालने का चैलेंज दिया। गैर जिम्मेदाराना बयान है, दादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी कई से 11 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। नोएडा में प्रशासन ने लॉस्ट लेमन बार को सील कर दिया है, साथ ही बार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। प्रशासन की टीम ने बार के खिलाफ नियमों के हिसाब से कार्रवाई की और उस पर ताला जड़ दिया। जिला आबकारी विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और बार को सील करने का फैसला लिया। संपन्न के बाद जो है जो इसके अनुज्ञापी हैं उनके अपने पक्ष को रखने के लिए एक मौका दिया गया है और तत्पश्चात अगर उनके पक्ष पे लाइसेंस प्राधिकारी सहमत नहीं होते हैं तो उस दफा में इसको निलंबित कर दिया जाएगा। गार्डन गैलेरिया मॉल में बने लॉस्ट लेमन बार में सोमवार को ब्रजेश राय की पीट कर हत्या कर दी गई थी। लिहाजा पुलिस के बाद प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई और बार के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे सील कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम करने की अपील की है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम ने साफ किया कि तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। लिहाजा राज्य सरकारें टैक्स कम करके लोगों को राहत दे सकती हैं। अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट के दौर में सभी राज्यों से टीम की तरह काम करने की अपील भी की। भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। तेल की कीमतों को टैक्स कम करने की पीएम की अपील के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मसले पर
आमने सामने आ गए हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेल पर टैक्स कम न करने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई। टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहाँ पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। तेल पर टैक्स को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने भी पलटवार किया और बीजेपी शासित राज्यों पर सवाल उठाए। आपके मुख्यमंत्रियों को कहे, शिवराज जी को कहिए कि देश में नंबर 3 का टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है, पहले उसको कम करें। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनसे ज्यादा टैक्स लगता है मध्य प्रदेश में, उसको कम कराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और बातचीत की। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट पर जोर देने को कहा, जैसा कि देश में पहले की कोरोना की लहरों के दौरान किया गया था। कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सबके बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पीएम के साथ बैठक में सीएम योगी ने साफ किया कि यूपी में कोविड से लड़ाई के लिए सभी तैयारियां पुख्ता हैं। हम लोगों ने एनसीआर और राजधानी लखनऊ में मास्क अनिवार्य किया है और 6,000 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग वर्तमान में जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, जो कोविड से संबंधित भारत सरकार की और राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन करने के लोगों में एक अवेयरनेस का कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। लॉस लेमन बार में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। पुलिस ने आरोपियों को सूरपुर कोर्ट में पेश किया। अदालत में मामले की सुनवाई हुई और 7 आरोपियों को जेल भेज दिया। इस दौरान आरोपियों के वकील को कोर्ट की ओर से फटकार भी लगाई गई। गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है और बता दें आपको कि अब 7 आरोपियों को कासना की लुक्सर जेल भेज दिया गया है। इसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी अब से कुछ देर पहले। सुनवाई के दौरान जो पुलिस अफसर हैं, जो आईओ हैं, उन्होंने मजबूत दलील दी थी और दलील के बाद इन 7 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट की तरफ से लुक्सर जेल का रास्ता दिखाया गया है। सोमवार को लॉस लेमन बार में ब्रजेश राय की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने तेजी से जांच की और बाउंसर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा भी कर रही है। किसी के हाथ में पत्थर है तो किसी के हाथ में डंडा है। हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा बना हुआ है। ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो इलाके में तनाव की वजह बन गया। हालांकि अब इलाके में शांति व्याप्त है। जोगिया गांव में परसों 2 पक्षों में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर के विवाद हुआ था। आपस में झगड़ा किया था इन्होंने। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। घर की दूसरी मंजिल में एक परिवार के लोग सो रहे थे, तभी नीचे के कमरे में आग की लपटें उठने लगी। बचने के लिए नीचे की ओर भागने के सारे रास्ते बंद थे, तो उन लोगों ने बचने के लिए छत पर जाना ही मुनासिब समझा, जिसके बाद एक छत से दूसरी छत पर कूदकर उन्होंने जान बचाई। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के लोग दूसरे मकान पर पहुंच चुके थे, क्योंकि थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी जद में घर में रखे गैस सिलेंडर भी आ गए और एक के बाद एक सिलेंडर्स में धमाके होने लगे। घटना कोपागंज के पुराने कस्बे की है, जहां अचानक रात करीब 2:30 बजे एक घर में आग लगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग की लपटें भयावह हो चुकी थी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घर के अंदर मिनरल वाटर प्लांट था। आग लगने से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी होगी। ये कितने बजे घटना है? 2:30 बजे। उधर एटा में अमर गुजिया
और नगला राधे गांव में आग का तांडव देखने को मिला। एक खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने एक खेत को जलाकर रख दिया, जिससे करीब 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ताजमहल में जगतगुरु परमहंस दास की एंट्री बैन पर घमासान मचा हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर माफी मांगी है। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस दास को ताजमहल में जाने से रोके जाने के बाद विवाद गहरा गया। महंत परमहंस का आरोप है कि ताजमहल में उनको घुसने नहीं दिया गया। मैं भगवा पहना हूं तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई। आगरा में पुरातत्व विभाग के ऑफिस के बाहर हिंदू महासभा के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला फूंकने की भी कोशिश की गई, तो वहीं एक हिंदूवादी नेता भगवा वस्त्र पहनकर और हाथ में दंड धनुष लेकर ताजमहल पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने उनका दंड रखवाने की कोशिश, जिसको लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिली। हालांकि बाद में दंड को क्लॉक हाउस में जमा कराकर उनको ताजमहल में एंट्री दी गई। वहीं जगतगुरु परमहंस का दावा है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए वो ताजमहल जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम परिवारों के 8 लोगों ने आज हिंदू धर्म अपना लिया। यशवीर आश्रम में विधि विधान के साथ इन लोगों की घर वापसी की पूजा की गई, जिसके बाद इन लोगों के नामकरण भी मुस्लिम से बदलकर हिंदू के हिसाब से हो गए। हारून को नया नाम अरुण मिला तो बरखा वर्षा के नाम से जानी जाएगी। अकबर अब कृष बन गया तो एहसान सचिन बनकर खुश है। ये सभी मुस्लिम थे जिन्होंने मुजफ्फरनगर के बघरा इलाके में एक आश्रम में हिंदू धर्म अपना लिया। हमारे माँ बाप मर गए थे पहले से, तो इनके चक्कर में काफी दिन हो गए थे, फिर हमने सोचा अपना धर्म में जाना चाहिए, वो सही है जी। अच्छा लग रहा है कि पहले मेरा माँ बाप ना छोटे छोटे थे और मेरा माँ बाप मुस्लिम बन गए थे। आज हम बड़े हुए और मेरे माँ बाप भी हिंदू धर्म में आ गए, तो हम भी हिंदू धर्म बन गए। हमें बहुत खुशी हुई जो हम अपने धर्म, हम जैसे पहले अपन हिंदू था वही हिंदू बन गए। आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज और स्वामी मृगेंद्र महाराज ने इन लोगों का गंगा जल से आचमन करा शुद्धिकरण किया और मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म में वापसी करवाई। ये दोनों परिवार मेरठ के रहने वाले हैं। यशवीर महाराज के संपर्क में आने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया। इनके अंदर एक स्वाभिमान जाग रहा है। इन्हें पता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं होगा मुसलमानों के द्वारा, तो निडर होकर के इन्होंने अपना पुराना हिंदू धर्म था उसमें घर वापसी कर ली। आगरा के राजा मंडी में एक मंदिर के चलते आपको बताएं कि वहां पर रेल सेवा बंद करने की तैयारी की जा रही है। मंदिर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जिससे ट्रेन की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। रेलवे प्रशासन हर हाल में मंदिर को वहां से हटाना चाहता है। जबकि चामुंडा देवी मंदिर के महंत किसी भी कीमत में जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये टकराव रोजाना यहाँ से सफर करने वाले यात्रियों पर भारी पड़ता दिख रहा है। आगरा के DRM ने सोशल मीडिया पर एक नोटिस डालकर राजा मंडी रेलवे स्टेशन बंद करने की चेतावनी जारी कर दी है। ये मंदिर का परिसर जो है आता है रेलवे के प्लेटफार्म नंबर 1 पर, और इसी वजह से जो है तमाम दिक्कतें हैं। रेलवे को स्पीड की बात है, साथ ही साथ जन सुरक्षा की बात है, इसी वजह से इसे हटाने को कहा गया। उसके बाद ये स्थिति बन रही है, मामला सुलझता नहीं दिख रहा। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना 23 ट्रेन गुजरती है। चामुंडा देवी मंदिर का 72 वर्ग मीटर हिस्सा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लगता है, जिसके चलते पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच बेहद कम जगह बचती है। वहीं मंदिर के महंत का कहना है कि मंदिर 250 साल से ज्यादा पुराना है। तो भाई हम कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? ये लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, कोई हमारा बनाया हुआ तो मंदिर है नहीं, न गली कूचे का कोई मंदिर है कि हम उठा करके हनुमान जी यहाँ रख दे या राम जी वहाँ रख दे। महंगाई के इस दौर में लखनऊ से गाजीपुर जाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहन अभी बेरोक-टोक फर्राटा भरते थे, अब उन्हें वहां से गुजरने के लिए तगड़ा टोल देना पड़ेगा। 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने की पूरी तैयारी हो गई है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में टोल वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए 1 मई से आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। यूपी सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरों को मंजूरी दे दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर टोल की दर तय की गई है। आगरा एक्सप्रेसवे पर अब तक प्रति किलोमीटर 2 रुपए 15 पैसे की दर से टोल टैक्स लगाया जाता है और अगर इसी रेट को आधार मान लिया जाए तो लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाले एक वाहन चालक को 731 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि 731 रुपए खर्च करने के बाद ही आप इस टोल टैक्स बूथ से गुजरते हुए गाजीपुर तक जा पाएंगे। अब तक जो गाड़ियां मेरे सामने से आ रही है वो देख पा रहे होंगे आप। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण सुल्तानपुर के पास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं है। कहीं बुलडोजर गरज रहे हैं तो कहीं पर एनकाउंटर हो रहे हैं, तो अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस ने युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ा हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया और लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला अलग अलग शहरों में जारी है। पुलिस की यह कार्रवाई बकेवर इलाके के कंजरन डेरा गांव में हुई, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1500 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। तो शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाली 14 भट्टियां और 32 क्विंटल लहन को मौके पर ही नष्ट किया। हालांकि छापेमारी से पहले ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। दबिश देकर 14 अवैध शराब की भट्टियां, मय शराब बनाने के उपकरण तथा लगभग 1500 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। उधर बरेली के मीरगंज इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 358 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 37 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने स्मैक तस्करों की गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो बैरियर तोड़कर बदमाश भागने लगे, जिनकी घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 358 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और एक एक्सयूवी गाड़ी के साथ साथ 2 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है। खबर 1 मिनट पे यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।